Welcome to Edu Law Commerce Hub, your one-stop for law, commerce, and education insights. चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी मामले की कहानी सुनते हैं। एक ऐसा मामला जो लगभग 170 साल पुराना है, लेकिन आज भी हम जो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उस पर इसका गहरा असर है। ये कहानी है एक टूटी हुई मशीन की, एक डिलीवरी में हुई देरी की, और इसने हमेशा के लिए बदल दिया कि जब कोई वादा टूटता है तो उसकी कीमत कौन और कितनी चुकाता है। अच्छा, इसको समझने के लिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए एक कुरियर कंपनी की एक छोटी सी गलती की वजह से आपका करोड़ों का बिजनेस डील हाथ से निकल जाता है। तो अब सवाल ये है कि उस कुरियर कंपनी की जिम्मेदारी कहाँ तक है? क्या सिर्फ उस पैकेज की कीमत तक, या फिर उस पूरे करोड़ों के नुकसान तक? ये सवाल आज जितना जरूरी लगता है उतना ही ये 19वीं सदी में भी था। तो आज हम कहाँ से शुरू करेंगे? सबसे पहले टूटे वादों की इस मुश्किल को समझेंगे, फिर उस मिल और देरी की कहानी जानेंगे जिसने सब कुछ शुरू किया। उसके बाद देखेंगे एक ऐसा फैसला जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी और उससे निकला वो ऐतिहासिक टेस्ट। और आखिर में बात करेंगे कि ये नियम आज पूरी दुनिया को कैसे प्रभावित कर रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब कोई अपना वादा तोड़ता है तो उसकी जिम्मेदारी की कोई सीमा होती है या नहीं? क्या उसे हर एक नुकसान की भरपाई करनी होगी, भले ही उस नुकसान का अंदाजा लगाना नामुमकिन सा हो? इसका जवाब एक बहुत पुराने केस में छिपा है। तो चलिए सीधे चलते हैं औद्योगिक क्रांति के दौर में। कहानी है हैडली की एक आटा मिल की और बैक्सनडेल की एक डिलीवरी कंपनी की। इन दोनों के बीच एक छोटा सा विवाद हुआ, लेकिन एक छोटी सी देरी ने एक ऐसा कानूनी बवंडर खड़ा कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो हुआ ये कि हैडली के मिल का एक बहुत जरूरी पुर्जा क्रैंकशाफ्ट टूट गया और पूरी मिल ठप हो गई। उन्होंने बैक्सनडेल की कंपनी को ये पुर्जा मरम्मत के लिए भेजने का काम दिया और कंपनी ने वादा किया कि वो इसे अगले ही दिन पहुंचा देगी। लेकिन कंपनी की लापरवाही की वजह से डिलीवरी में कई दिन लग गए। इसका नतीजा, मिल बंद रही और हैडली को हर दिन मुनाफे में भारी नुकसान होता रहा। अब जब मामला अदालत में पहुंचा तो दोनों तरफ से जोरदार तर्क दिए गए। हैडली का कहना था कि भाई, ये जो भी मुनाफे का नुकसान हुआ है वो सीधे सीधे डिलीवरी में हुई देरी की वजह से हुआ है, तो इसकी भरपाई बैक्सनडेल को ही करनी चाहिए। दूसरी तरफ बैक्सनडेल का तर्क था कि उन्हें तो पता ही नहीं था कि इस एक पुर्जे पर पूरी मिल रुकी हुई है। हैडली ने उन्हें कभी बताया ही नहीं कि मामला इतना जरूरी है, तो वो इतने बड़े नुकसान के लिए कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं? अब गलती तो साफ साफ दिख रही है ना? तो लगता है कि फैसला तो हैडली के हक में ही आया होगा, लेकिन नहीं। यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा और दिलचस्प मोड़ आता है। अदालत का जो फैसला आया वो सबके लिए हैरान करने वाला था। जज बैरन एल्डरसन ने कहा कि मुनाफे का जो नुकसान है वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने से बहुत दूर का है, यानी टू रिमोट। इसका मतलब ये था कि कोई भी आम इंसान ये अंदाजा नहीं लगा सकता था कि डिलीवरी में देरी का नतीजा इतना बड़ा होगा। इस एक शब्द रिमोट ने पूरे केस की दिशा ही बदल दी। तो आखिरी फैसला ये था, बैक्सनडेल की कंपनी हैडली के खोए हुए मुनाफे के लिए जिम्मेदार नहीं थी। जी हां, हैडली केस हार गए। अब ये फैसला उस जमाने के हिसाब से बहुत चौंकाने वाला था। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतनी साफ गलती के बावजूद कंपनी को बरी क्यों कर दिया गया? इसका जवाब छिपा था अदालत के बनाए एक बिल्कुल नए नियम। इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए अदालत ने सिर्फ फैसला नहीं सुनाया, बल्कि भविष्य के लिए एक नियम भी बनाया। इसे आज हम हैडली वी बैक्सनडेल का 2 भाग वाला परीक्षण या टू लिम्ड टेस्ट कहते हैं। ये एक बहुत ही शानदार तरीका था ये तय करने का कि किस नुकसान की भरपाई होगी और किसकी नहीं। इस नियम के दिल में एक सिद्धांत है जिसे कहते हैं रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना? पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। इसका मतलब है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो उसे अंतहीन या ऐसे नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता जिसका अंदाजा लगाना ही मुमकिन न हो। जिम्मेदारी सिर्फ उन्हीं नुकसानों तक सीमित है जो फोरसीएबल थे, यानी जिनका अंदाजा लगाया जा सकता था। तो ये 2 भाग वाला टेस्ट है क्या? चलिए इसे बहुत आसानी से समझते हैं। पहला भाग ये कहता है कि आप उन नुकसानों का दावा कर सकते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट टूटने का एक स्वाभाविक नतीजा है, मतलब ऐसा कुछ जिसकी कोई भी आम इंसान उम्मीद करेगा। और दूसरा भाग कहता है कि अगर आपका कोई विशेष नुकसान हुआ है तो उसका दावा आप सिर्फ तभी कर सकते हैं जब आपने कॉन्ट्रैक्ट करते समय ही सामने वाले को अपनी उन खास परिस्थितियों के बारे में साफ साफ बता दिया हो।
अब चलिए इस टेस्ट को हैडली के केस पर लगाकर देखते हैं, सब कुछ साफ हो जाएगा। पहला सवाल, क्या डिलीवरी में देरी होने से स्वाभाविक तौर पर एक पूरी मिल बंद हो जाती है? अदालत ने कहा नहीं। ऐसा हो सकता था कि मिल के पास कोई दूसरा स्पेयर शाफ्ट पड़ा हो, तो हैडली का दावा पहले टेस्ट में ही फेल हो गया। अब दूसरा सवाल, क्या हैडली ने बैक्सनडेल को ये बताया था कि उनकी पूरी मिल इसी एक पुर्जे के भरोसे चल रही है? जवाब फिर से था नहीं, उन्होंने अपनी खास जरूरत के बारे में बताया ही नहीं था। इसलिए हैडली का दावा दूसरे टेस्ट में भी फेल हो गया। तो ये सिर्फ एक केस का फैसला नहीं था, इसने तो पूरी दुनिया में कॉन्ट्रैक्ट कानून की शक्ल ही बदल दी। चलिए देखते हैं कि 1854 का ये फैसला आज भी इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, इस नियम ने बिजनेस करने के तरीके में एक तरह की निश्चितता ला दी। अब पार्टियों को पता होता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई गड़बड़ हुई तो उनकी जिम्मेदारी की सीमा क्या होगी। ये उन्हें असीमित और अप्रत्याशित देनदारी से बचाता है। और सबसे ज़रूरी बात, ये नियम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट करते समय खुलकर बात करने और अपनी विशेष ज़रूरतों को बताने के लिए प्रोत्साहित करता है। आज ये सिद्धांत भारत समेत दुनिया के कई देशों के कानून का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन क्या ये नियम बिल्कुल परफेक्ट है? जी नहीं, ऐसा भी नहीं है। कई लोग इसकी आलोचना भी करते हैं। उनका कहना है कि कभी-कभी ये बहुत ज़्यादा कठोर हो जाता है और उन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी करता है जिनका नुकसान असल में हुआ है। ये छोटे व्यापारियों के लिए भी मुश्किल पैदा कर सकता है, जिन्हें इन कानूनी बारीकियों की जानकारी नहीं होती। और आज की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में, जहां सप्लाई चेन्स इतनी जुड़ी हुई हैं, ये नियम कभी-कभी थोड़ा पुराना लगने लगता है। तो आखिर में हैडली बनाम बैक्सनडेल का ये मामला हमें एक बहुत ही सरल लेकिन दमदार बात सिखाता है। कोई भी केवल उन्हीं नुकसानों के लिए जिम्मेदार है जिनका अंदाजा कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय लगाया जा सकता था। ये विचार आज भी बिजनेस में निष्पक्षता और साफ-साफ बात करने के महत्व को बताता है, और ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 70 साल पहले था।